मसूद अजहर रोएगा, रोने के अंदर भी एक उसकी बड़ी एक्सपर्टीज है। हम लोग इस टैलेंट पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। क्या मसूद अजहर जो है ना, आप उसकी तकरीरें सुने, जिस तरह से रोता है, उसकी अपनी एक बड़ी खूबसूरती और बड़ी एक अपील है लोगों के बीच में। तो वो रो रो करके भी बड़ा लोगों को रिक्रूट करता है। तो ये काफ़ी रोने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ जा करके और अच्छा फूट करके आंसू बहा बहा के रोएगा, रिक्रूटमेंट करेगा। अब ये टारगेट भी करेगा, बदले भी लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका जो टारगेट होगा ना, वो सिर्फ कश्मीर नहीं होगा, वो रेस्ट ऑफ द इंडिया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमने पिछली बार बात की थी, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब ये जाके रोया था, वहां पर भी रोया था, याद करें, वहां पे जाके रोया था। और अब हमने पिछली बार ये बात की थी कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उस पर अटैक करने का ये पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, अपने करियर या जॉब में एआई स्किल्स का यूज करके ग्रो करना आज सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक है। और एआई स्किल्स को सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इजीली एक वीकेंड में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। इस वीकेंड 2 दिन का एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसकी कीमत वैसे तो 10,000 रुपये है, पर वाद के व्यूवर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है, थैंक्स टू आवर वीडियोस अमेजिंग पार्टनर आउटस्किल। 16 घंटे का ये लाइव एआई ट्रेनिंग सेशन इस सैटरडे और संडे को सुबह 11 से 7 बजे तक होने जा रहा है। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देख सकते हैं। इस एआई ट्रेनिंग सेशन में आप सीखेंगे 20 से ज्यादा पावरफुल एआई टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स, डाटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, एआई के यूज से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाना, एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस बनाना, पावरफुल एआई एजेंट्स डेवलप करना, अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करना फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये ट्रेनिंग सेशन सभी के लिए है, चाहे आप टेक बैकग्राउंड से हैं या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या अपना बिजनेस चला रहे हो। ऑलरेडी 40 से ज्यादा देशों के प्रोफेशनल इसको ज्वाइन कर चुके हैं। ये सेशन लिमिटेड टाइम के लिए है और सीट्स फास्ट फिल हो रही हैं, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। कल शुक्रवार शाम 7 बजे इनका एक इंट्रोडक्टरी कॉल भी रहेगा, उसे भी आप ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? परफेक्टली फाइन सर, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, तो आई विल लेट यू डू ऑल द टॉकिंग। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हमने किया है इन रिस्पॉन्स टू टेररिस्ट अटैक बाय पाकिस्तान, पहलगाम में जो हुआ उसके रिस्पॉन्स में जो हमने अटैक किया है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। बट उससे पहले जो आपने प्रेडिक्शन किया था 4 महीने पहले इसी चैनल पर, वो अब बहुत लोग देख रहे हैं और उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। आपने बोला था कि हमास स्टाइल का अटैक पाकिस्तान करवा सकता है और सिविलियंस पे अटैक हुआ है, तो बहुत सिमिलर है जो हमने प्रेडिक्शन किया था। तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आपका एनालिसिस था बहुत सही था। और आपने स्पेसिफिकली ये बोला था कि ये पॉडकास्ट हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको ये ज़रूर सुनना चाहिए, ये लाइन आपने बोली थी। बट एनीवे, उस पे हम आएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी गलतियां हैं उस पे भी थोड़ा बाद में बात करेंगे। बट मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। जो जैश मोहम्मद के ऊपर के जो एक बेस है, हेडक्वार्टर है, उस पर भी अटैक किया है बावलपुर में। और आपने आई थिंक सबसे बेस्ट बुक लिखी है, बहुत ही स्कॉलरली बुक लिखी है जैश मोहम्मद के ऊपर। हमने उस पर पिछली बार कुछ 7 महीने पहले डिस्कशन भी किया था इन डिटेल, उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेशन सिंदूर। आप किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या ये जो हमारा उद्देश्य है कि एक पनिशिंग स्ट्राइक्स थी ये इन रिटेलिएशन, तो क्या आपको लगता है ये डेटरेंस क्रिएट करेगा? और बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं हम उस पर आएंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद हाउ डू यू सी दिस? धन्यवाद हरियन जी। सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को बधाई देना चाहूँगा। उनके शानदार शौर्य और पराक्रम का जलवा हमने देखा। और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने अपनी एक बहुत ही सूझबूझ और बहुत ही मजबूत निर्णय शक्ति के आधार पर ये फैसला लिया। और टैक्टिकल जीनियस भी दिखती है लीडरशिप का इसमें। उनका एक बहुत ही इतना एक ऐसी बीच में तो स्थिति बन गई थी दुविधा की क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। एक बहुत ही संयम का परिचय देते हुए और एक ऐसा बुद्धिमत्तापूर्ण जो है रिटेलिएशन उन्होंने प्लान किया, जिसका असर चारों तरफ दिख रहा है। कोई आपसे सबूत नहीं मांग रहा, फुटेजेस आ रहे हैं। नॉट टेरर कैंप्स, वेल आइडेंटिफाइड टेरर कैंप्स, जिसके बारे में कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि वहाँ पर कुछ और था। उन पर ब्लास्ट किया गया है, बॉम्ब किया गया है उनको, जिसके अंदर जो है बड़े लेजेंडरी टेरर कैंप्स जो हैं, बहावलपुर जैश का उसको उड़ाया गया, लश्कर जो है क्या मुरीद के जो था। तो ये टेररिज्म के गढ़ जो थे 2,
और बाकी अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह कि एक तो हमने जो है पीओके के अंदर जो टेरर कैंप्स हैं उन पर अटैक किया, ठीक है। उसके अलावा 4 उन टेरर ट्रेनिंग सेंटर्स और कैंप्स पर अटैक किया जो पाकिस्तान की मेन टेरिटरी के अंदर हैं, मतलब वो पीओके में नहीं है। पीओके पर तो हम अपना दावा रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो पंजाब जो है, जो कि पाकिस्तान की अपनी उनकी सोवरेन उसके अंदर आता है, उसमें कंट्रोल में, तो वहाँ पर हमने अटैक किया बहावलपुर के अंदर, मुरीदके के अंदर। ये बहुत ही एक मजबूत हस्ताक्षर है भारत की तरफ से और एक कड़ी चेतावनी और कड़ा संदेश है कि यदि आपने जो है अपनी जो है इस तरह की हरकतों से आप बाज नहीं आए तो अगला जो प्रहार होगा वो अब एक स्टेप और ऊपर होगा। देखिए हमने उड़ी फिदाइन अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें हमने वो एक स्मॉल स्केल ऑपरेशन था। फिर हमने अपना एक लेवल और बढ़ाया पुलवामा के बाद, क्योंकि पुलवामा हमला एक बहुत खतरनाक डेडली फिदाइन अटैक था, तो हमने जो है एयर रेड किया पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस करके जाके। फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया, तो हमने अब इसको एक और लेवल पर लेके गए हम लोग। उनके मेन टेरर कैंप्स है उनके ऊपर अटैक किया। अब इसके बाद अगर यहाँ पर बात नहीं रुकी तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा कि इन टेरर ट्रेनिंग कैंप्स के पीछे का जो रियल मास्टरमाइंड है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फौज, आईएसआई, उस पर हमले होंगे। तो ये बड़े साफ शब्दों में संकेत है हमारी सरकार का, सेना का, कि आप बाज आएं। अब सेकंड आपने पूछा था कि इससे क्या हम क्रेडिबल डिटरेंस लगा पाएंगे क्या, उसके बारे में मैं जो है जिस तरह की पाकिस्तान की ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान अब भी जो है मेरी एक्सपेक्टेशंस को फेल नहीं करेगा और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और वो एक ढीठ की तरह जो है इस तरह की हरकतें करता रहेगा आगे। क्योंकि देखिए 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद हमने अपनी सेनाएं लगा दी, पाकिस्तान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अल्टीमेटली जो है मान मनोबल समझाइश के बाद सेनाएं पीछे हट गई और पाकिस्तान कंटिन्यूड विद इट्स टेरर अटैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिए, बल्कि पूरे देश में होने लगे। फिर 26/11 मुंबई का किया, उसके बाद भी तमाम तरह का डिप्लोमेटिक प्रेशर बना, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी एक्टिविटीज़ और बढ़ा दी, डाइवर्सिफाई कर दी। कश्मीर में आप देखेंगे तो 2008 से तो स्टोन पेल्टिंग और मैसिव पब्लिक एजिटेशन होने लगे। फिर 2016 के अंदर इन्होंने उड़ी फिदाइन अटैक किया, उसके पहले पठानकोट किया इन्होंने, ठीक है, जैश का बड़ा मेजर अटैक था। उसके बाद उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। हमें लगा था कि फिर शायद कहीं ना कहीं कोई क्रेडिबल डिटरेंस इस्टेब्लिश हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनकी मियाँ साहब की बेटी की शादी के अंदर भी चले गए थे, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। फिर ये लोग अपना अटैक करते रहे और 2019 के अंदर तो पुलवामा जैसा भीषण कांड इन्होंने कर दिया। फिर हमने ये रेड किया, तब भी ये नहीं माने, पहलगाम किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपनी जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसको आगे भी बदस्तूर जारी रखेंगे और हमें एक और मौका देंगे कि हम जो है इस बार भारत इनका पूरी तरह से सफाया कर सके। मैं आपका स्पेसिफिकली इस पे आपका कमेंट चाहूँगा कि जो हमने लिखा है कि 9 पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट वर हिट, और ये बहुत ही एस्केलेशन ना हो इसलिए हमने ये इसको अटैक नहीं किया है पाकिस्तान आर्मी की। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमारा जो दुश्मन है, अभी हम यही मान के चलें कि जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उन पे अटैक करके हमने उनको वो किया है, लेकिन हमको भी पता है कि असली दुश्मन तो पाकिस्तान आर्मी ही है। तो क्या इस पे अटैक नहीं करना, वो आपको कैसा, मतलब उसको आप किस तरीके से देखते हो एनालिसिस, और आगे आपको क्या लगता है कि जो अभी जो करंट चीज़ें चल रही हैं वो किस तरीके से एस्केलेट करेंगी या आगे बढ़ेंगी? मैं आपको एक दृष्टांत दूंगा महाभारत से, उसके संदर्भ में इसको मैं देखता हूँ। आखिरी दौर में जब बिल्कुल लगभग ये तय हो चुका था कि कौरव नहीं मानेंगे, कृष्ण जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, भगवान कृष्ण को उन्होंने कहा कि भाई मैं एक बार दूत बन के जाना चाहता हूँ वहाँ पर जा कर के। तो ये सब बोले कि नहीं, अब क्या ज़रूरत है दूत बन के जाने की, भीम और अर्जुन और ये सब बिल्कुल नहीं, अब तो युद्ध होगा, ये होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक शांति को अगर ना किसी भी कीमत पर अगर शांति मिलती है तो शांति जो है ना वो उसको ऑप्शन देना नहीं, वो हमें नहीं वो करना चाहिए और आप ट्राई करने दीजिए, एक बार जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण को ये पता था कि जो है कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे और वो जानते थे कि इतिहास जब लिखा जाएगा तब जो है ना ये चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाएंगी कि इन्होंने आखिरी दम तक जो है अगले को मौका दिया। लाइकवाइज यहाँ भी जो है भारत कभी एग्रेसर नहीं रहा है पास्ट में, ठीक है, पास्ट में हमारा कभी भी पाकिस्तान के साथ हमने कभी एज एग्रेसर उन पर अटैक नहीं किया। आज भी जो है स्थिति ये है कि इन्होंने अटैक किए
तो हमने एक सिग्नल दिया है ना सिर्फ पाकिस्तान को जबकि पूरी दुनिया को कि देखिए हम आज भी एस्केलेशन नहीं चाहते, हम एक शांतिप्रिय देश हैं, इसलिए हम लोगों ने बहुत ही प्रपोर्शनेट, कैलिब्रेटेड, एक संयमित और बहुत ही एक मर्यादित जो है इसका जवाब दिया है और एक मौका पाकिस्तान को दिया है कि आप सुधर जाओ। क्योंकि देखिए ये सब घटनाएं तो अभी इस कालखंड में हो जाएंगी, लेकिन बाद में इनका इतिहास भी लिखा जाएगा। तब लोग प्रश्न चिन्ह करेंगे, तब लोग प्रश्न उठाएंगे कि भाई क्या है कैसे, तो तब कोई ये प्रश्न ना उठाए कि भारत की तरफ से ये गलतियां हुई तो वो हमने मौका इनको दिया नहीं है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ये लोग जो हैं बहुत ही कहते हैं ना इनसैनिटी, इररेशनैलिटी, मूर्खता, उन सब से ये पूरी तरह से कहते हैं ना एक भरे हुए हैं और एक पूरी कट्टरता से, और ये कुछ ना कुछ आपको फिर मौका देंगे जो कि इन्होंने दिया है। देखिए इन्होंने जो है वापस अटैक्स किए हैं, सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया है, और कहीं भी इनके बिहेवियर के अंदर जो है ना किसी किस्म का पश्चाताप या किसी किस्म का जो कहते हैं ना एक सैनिटी अब भी नजर नहीं आ रही। क्योंकि अभी तो बात सर ये है कि क्या हमने जो स्ट्राइक्स किए हैं उससे बहुत जो नैरेटिव बनना चाहिए था वो ये था कि पाकिस्तान डर गया, तो क्या वो डर दिख रहा है आपको कि पाकिस्तान डर गया है या वो सुधर जाएगा ऐसा? बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल नहीं डरा है। देखिए एक तो मैं ये बात में क्लियर कर दूं कि मैंने आपको अभी पहले भी एग्जांपल्स दिए कि पाकिस्तान जो है ना सर से आज तक कभी नहीं डरा है हमसे। पाकिस्तान डरा होता अगर आपसे तो पाकिस्तान इतिहास में 4 बार आप पर हमले नहीं करता, ठीक है। खैर वो एक अलग विषय है कि हमारी भी नीतियाँ जो है ना बहुत ही लुंज पुंज किस्म की नीतियाँ रही हैं शुरू से, कहते हैं पाकिस्तान कुछ मौक़ों को छोड़ करके, क्या ना, तो इसलिए पाकिस्तान के पास डरने का कोई कारण भी नहीं है। आज आप देखिए भारत के अंदर एक शहर के अंदर 500 पाकिस्तानियों की कॉलोनी मिलती है से, तो इतना मजे से प्यार से सब लोग रह रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों डरेगा? आप मुझे बताइए। कश्मीर के अंदर आप जो है यासीन मलिक और ऐसे हार्डकोर टेररिस्ट को जो है स्टेट प्लेन में लाके बिठा करके माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से आप मिलाते रहे थे, उनके साथ फोटो ऑप चल रहा है। पाकिस्तान क्यों डरेगा? उसके पास क्या वजह है डरने की? क्या जब आप जो है ये जो पीडीपी और इस तरह की पार्टीज थी जिनके बड़े बड़े लीडरान के और जाहिरा तौर के ऊपर टेररिस्ट मास्टरमाइंड्स के साथ ताल्लुकात थे, जो इनको अपनी गाड़ियों में बिठा करके लेके जाया करते थे, ऐसे लोगों के साथ मिलकर के आप सरकार बनाते रहे, ऐसे लोगों के साथ मिलकर के आप उनको जो है ना एक स्टेट की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर उनको बिठा के रखा आपने, तो पाकिस्तान क्यों डरेगा? उसके पास कोई कारण नहीं है डरने का, कारण नहीं था डरने का, आज है लेकिन थोड़े से कारण है, बहुत ज़्यादा नहीं है डरने के। तो एक तो ये कि पाकिस्तान डरा नहीं है, दूसरा अभी जो पाकिस्तान की जो लैंग्वेज दिख रही है, फोर्स पोस्चरिंग दिख रही है, उससे तो ये लग रहा है कि उनको कोई रिमॉर्स नहीं है और वो बल्कि दुगनी ताकत से या और गुस्से के साथ वो आपसे रिटेलिएट करेंगे, है ना। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्या ना। और आप देखें हैं कि पाकिस्तानी क्या जो OIC कंट्रीज़ हैं भाई वो तो देखना है ना, OIC कंट्रीज़ तो जो है आपका पूरा जो इस्लामिक ब्लॉक के कंट्रीज़ का, वो तो ये सारी स्थितियां देख रहा है यहाँ पर, उनको तो पता है कि भाई कौन गलत है कौन क्या है। सर से इतनी दोस्ती हमारे साथ OIC के अंदर आपके बड़े प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं वेस्ट एशिया के, जो कि भारत के साथ बड़ी दोस्ती की बातें करते हैं सर ना। और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को उनमें से कई कंट्रीज़ ने तो सिविलियन अवार्ड्स भी दिए हैं से। अब ऐसे कंट्रीज़ भी अगर जो है अब इस मुद्दे के ऊपर चुप बैठ करके और OIC में पाकिस्तान के फेवर में सपोर्ट करते हैं, और ये जानते हुए कि यहाँ पर कम से कम आपके 28 हिंदुओं को केवल धार्मिक आधार पर उनकी हत्या की गई, उसके बाद भी वो पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट का सपोर्ट करते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि भाई जो है ना कि कौन किसके साथ में है। और ये जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर सिर्फ एक आइडिया ऑफ नेशन काम नहीं करता, कहीं ना कहीं एक अलग किस्म का ब्रदरहुड एग्जिस्ट करता है जो कि धार्मिक पहचान के ऊपर आधारित है, रिलीजियस आइडेंटिटी के अंदर फर्मली रूटेड है। तो शायद हमें भी अब कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है, एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का, एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी का मैनिफेस्टेशन है, और हमारे साथ उसकी जो जंग है पाकिस्तान के साथ में वो एक सिविलाइजेशनल बैटल है, सिविलाइजेशनल वॉर है। और अब वो समय आ रहा है, आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है, जहाँ पर आप उससे निर्णायक जंग करेंगे। अब मैं आना चाहूँगा कि जो मसूद अजहर के जो अड्डे पे अटैक किया गया है और उसमें उसके जो 10 फैमिली मेम्बर्स हैं और 14 टोटल जो वहाँ पे टेररिस्ट थे उनको मारा गया है, तो मैं ये आपसे हमने डिस्कस किया था उसका जो किस तरीके से जो डिफरेंस है मसूद अजहर के जैश मोहम्मद में और LET में, लश्कर तैयबा जो दूसरा एक टेररिस्ट ग्रुप मुरीद के से जो चालू रहता है, तो इनमें एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो हमने पिछली बार बात की थी, बट ये आज बहुत रेलिवेंट हो गया है कि किस तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स को वो इन्वॉल्व करता है मसूद अजहर।
और उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अब आगे क्या आपको देखने को मिलेगा, उसका क्या मोटिवेशन रहेगा, क्या वो करने की कोशिश कर सकता है। बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हम पूछेंगे, बट यहाँ से शुरू करिए कि क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या उसको वो किस तरीके से लेने वाला है। कल के अटैक के बाद मुझे लगता है पूरा मुल्क जो है मौलाना साहब के पीछे पड़ गया है। मसूद अज़हर जिहाद की फैक्ट्री चलाने वाले एक बहुत ही उम्दा किस्म के जिहादी मास्टरमाइंड हैं, जो डेफिनेटली उनका जो अपना वर्ल्ड है उसके अंदर तो अपनी प्रोवोकेटिव इमोशनल स्पीचेस के लिए ऐसे जाने जाते हैं कि जब वो जलसा करते हैं तो उन जलसों के अंदर लोग कई हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अटेंड करते हैं और एक एक जलसे के अंदर कई 100 लोग रिक्रूट हो जाते हैं। ठीक है ये तो अब जो कल अटैक हुआ है मैं उसके संदर्भ में बात करना चाहूँगा। उसमें कोई इम्पोर्टेंट जो टेररिस्ट है वो मरा है? देखिए मसूद अज़हर जो है वो जिस इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है उसका एक ख़ास तरीका है। ये एक फैमिली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की लश्कर एक कॉरपोरेट एंटरप्राइज है। वो उनकी फैक्ट्रीज भी चलती हैं, होटल भी चलती हैं, दुनिया भर के टैनरी लेदर के काम भी करते हैं, जूता बनाने का फैक्ट्री वगैरह सब इस तरह से चलता है, थिंक टैंक्स भी चलते हैं उनके तो। लेकिन जैश एक प्योरली फैमिली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फैमिली बिजनेस होता है ना उस तरीके से, जिसको मसूद अज़हर की अलवी फैमिली चलाती है। ठीक है, अलवी क्या? अलवी फैमिली, इनको अलवी फैमिली कहते हैं। मसूद अज़हर अलवी इनका सरनेम, लास्ट नेम। तो अब वो ये लोग चलाते हैं इनको, तब उसमें जो है ये पूरे एक सर फैमिली बॉन्डिंग भी इनके बीच में काफ़ी अच्छी है। सब भाई को कोई टास्क दे रखा है, भतीजे को कोई टास्क दे रखा है, किसी को इन्फिल्ट्रेशन का, किसी को रिक्रूटमेंट का, किसी को हथियार, इस तरह का सारे अलग अलग टास्क दे रखे हैं। तो अब जो है ये एक साथ ही रहते हैं वहाँ पर उसमें। और कल जो अटैक हुआ उसमें ऐसी खबरें आ रही हैं, कोई लेटर आया है मसूद अज़हर के हवाले से जो ये बता रहा है कि इसके परिवार के तकरीबन 13 लोग उसमें मारे गए हैं। और बात यह आ रही है कि इसकी बहन, बहनोई और वो मरे हैं। उसके अलावा मुफ्ती रऊफ़ असगर जो है वो, कल तो बात ये आ रही थी कि वो मारे जा चुके हैं, आज कुछ खबरें ये हैं कि वो बुरी तरह से घायल हैं और एडमिट हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मुफ्ती रऊफ़ असगर मरता है तो वो जैश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जैश का जो डिफेक्टो चीफ जो है, जो ऑपरेशनल चीफ है, वो मुफ्ती रऊफ़ असगर है। उसको मारा बोलते हैं, मुफ्ती रऊफ़। ठीक है, तो बेसिकली उसका शॉर्ट फॉर्म मुफ्ती और रौफ का निकाल करके मारा उसको बोला जाता है। तो ये सारे के सारे इनके एक्शंस का मेन कोऑर्डिनेटर था मसूद के बाद। मसूद देखिए आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटजिक लेवल पर काम करता है, वो अब बिल्कुल पॉलिसी मेकिंग और आपका रेडिकलाइजेशन उस थॉट प्रोसेस के लेवल पर काम करता है। यदि वो मरा है तो ये और जैश के लिए बहुत तगड़ा झटका है, बिकॉज ये सारे जो ऑपरेशंस होते थे, चाहे वो पुलवामा हो या उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, इसका जो मेन जो सेंट्रल मास्टरमाइंड जो कोऑर्डिनेटर हुआ करता था वो मुफ्ती रऊफ़ हुआ करता था। अच्छा। बाकी सब इसके साथ, इसके नीचे काम करते थे सब, जिनको ये अलग अलग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता था। मतलब इसका रोल उस तरह से था जैसे किसी कंपनी का CEO होता है, उस तरह का रोल था इसका। अच्छा, इसका क्या क्या इन्वॉल्वमेंट, जैसे कश्मीर वगैरह? ये देखिए, जैसे आप जब एक तंजीम चलाते हैं तो कई सारे काम होते हैं, ट्रेनिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, फाइनेंसेस हो गया। ठीक है, जैसे आपका एरिया जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है उनके एक्सपेंशन का काम हो गया, फिर जो है टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करवाना हो गया, लॉन्च पैड संभालने पड़ते हैं कश्मीर के अंदर, जो गाइड्स फैसिलिटेट करवाने पड़ते हैं जो उनको इधर लेके आएंगे। जब इधर आ गए तो यहाँ पर फिर जो पूरा जो OGW का स्ट्रक्चर जो है, जो इनको रिसीव करेगा, इनको संभालेगा, वो आपको सिस्टम चाहिए। फिर हथियार मुहैया करवाइए, आप इनको प्लानिंग करवाइए। तो ये सारी इन चीज़ों को, ये उसी तरह का काम है जैसे कि आप एक कोई चीज़ को मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक टाइप का वर्क। तो ये उस तरह से लगभग सभी ऑपरेशंस के अंदर ये इन्वॉल्व रहता था और हर तरीके से इन्वॉल्व रहता था। अब आपको पता है कि जैश किस तरीके से ऑपरेट करता है। अभी जो ये हमला हुआ है, इसके फैमिली मेंबर्स मरे हैं, इस इवेंट को यूज़ करके कैसे ये लोगों के बीच में जाएंगे और रिक्रूटमेंट्स करेंगे, जो इनका स्टाइल है, मोडस ऑपरेंडी है, वो कैसे होगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जैश शुरू से इस बात को अपना एक बेस्ट सेलिंग पॉइंट मानता है कि वो अपने परिवार के जो लड़के हैं उनको लड़ने के लिए, जिहाद के लिए भेजता है। तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत भुनाएगा मसूद अज़हर, और जा कर के रोएगा। रोने के अंदर भी एक उसकी बड़ी एक्सपर्टीज है। हम लोग इस टैलेंट पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अच्छा। मसूद अज़हर जो है ना, आप उसकी तकरीरें सुने, जिस नफासत के साथ और जिस कहता है ना एक अंदाज के मैं जिस तरह से रोता है, उसकी अपनी एक बड़ी खूबसूरती और बड़ी एक अपील है लोगों के बीच में। तो रो रो करके भी बड़ा लोगों को रिक्रूट करता है। तो ये काफ़ी रोने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, जा करके और अच्छा फूट करके आंसू बहा के रोएगा, रिक्रूटमेंट करेगा।
उसके अलावा फिर ये काम ये करेगा कि अब ये टारगेट भी करेगा, बदले भी लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका जो टारगेट होगा ना वो सिर्फ कश्मीर नहीं होगा, वो रेस्ट ऑफ द इंडिया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमने पिछली बार बात की थी, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब ये जाके रोया था, वहां पर भी रोया था, याद करें, वहां पे जाके रोया था, वहां पर भी रोया था, किसी ने देखा नहीं लेकिन इसने बोला कि रोया होगा। बिल्कुल। और अब हमने पिछली बार ये बात की थी कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उस पे अटैक करने का ये पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल। आप कंसिस्टेंसी देखिए, जब से करियर शुरू कर रहा है तब से रो रहा है, आज भी रोना जारी है इसका। तो अब ये रिक्रूटमेंट करेगा और अक्रॉस द कंट्री आप देखिएगा, ये जो ना पैन इंडिया जो है ना, मतलब कश्मीर के बाहर ये अटैक्स करेगा, क्योंकि इसका मानना है कि भारत को दर्द तभी होगा जब आप लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर इन जगहों पर आप अटैक करेंगे। तो ये उस ट्रैक पर जाएगा। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अटैक्स प्लान करेगा वो रिलीजियस सिंबलिज्म के साथ करेगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो बॉम्ब्स गिरे हैं वो मस्जिदों पर गिरे हैं, तो यहाँ पर भी ये रिलीजियस सिंबल्स को यूज़ करेगा, तो इसलिए आपके रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट कर सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा भी आप इमेजिन कर लें कि ये किस किस तरीके से जो है ना रिलीजियस आप किलिंग्स भी कर सकता है, तो रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर कर सकता है किलिंग्स, तो उसके सिंबल के साथ ये अटैक करेगा। और आई थिंक हमारी एजेंसीज को बड़ा सतर्क रहना होगा रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर, बिकॉज देखिए एक खतरा बॉर्डर पर तो है ही, लेकिन ये खतरा आपकी सीमाओं के अंदर भी है। जो इतनी जो अभी जो कॉलोनीज निकल रही हैं पाकिस्तानियों की, वो बड़ा एक एक्सीलेंट स्लीपर सेल का सिस्टम प्रोवाइड करती हैं इनको। अच्छा, अब जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि लश्कर तैयबा और इसमें जैश मोहम्मद में क्या आइडियोलॉजिकल और क्या डिफरेंस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आप बताएं। देखिए लश्कर जो है ना, वो सबसे पहले हम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पर बात करते हैं। लश्कर तैयबा वहाबी सलफ़ी आइडियोलॉजी में बिलीव करता है। अब वहाबी, सलफ़ी और अहले हदीस, ये जो आइडियोलॉजी, मतलब ये तीन टर्म्स जो हैं, इनके बीच में माइनर डिफरेंसेस हैं। अगर आप वेस्ट एशिया में जाके देखेंगे तो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, थियोलॉजिकल अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं। बट हम भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप ये मान के चलिए कि इन तीनों वर्ड्स को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, अहले हदीस, सलफ़ी, वहाबी। तो ये उस विचारधारा में बिलीव करता है, और उस विचारधारा में इनका एक बेसिक टेनेट ये है तौहीद का, मोनोथीज़म, कंप्लीट मोनोथीज़म की। और दूसरा ये लोग ये कहते हैं कि अल्लाह और बीच में जो एक आम जो मुसलमान जो है उसके बीच में किसी किस्म का कोई भी इंटरफेरेंस या इंटरसेशन काबिल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो वो कोई इनको मौलवी नहीं चाहिए कुरान को या इन टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, कुरान हदीस और इनको जो है से आपका सुन्नत इनको करने के लिए आपको इनको कोई मौलवी नहीं चाहिए। इनको ये किसी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो स्कूल्स हैं, हनफी, शाफी, जो बेसिकली इन टेक्स्ट को जो है अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करती हैं, बिकॉज ये टेक्स्ट किसी ज़माने में लिखे गए थे, कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं, कई सारी स्मोक स्क्रीन्स हैं, तो ये इनमें बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि नहीं, कोई इस किस्म के जो फ़िक्र जो होती है इस्लामिक स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस वगैरह, वो सब हमें नहीं चाहिए। इज्तिमा, इनमें एक सिस्टम होता है डिस्कस करने का, वो सब इनको नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये कहते हैं कि लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ इस्लामिक टेक्स्ट, उसमें बिलीव करते हैं। उसके अलावा तीसरा इनका ये कि ये जो ये सूफ़ी जो पीर मज़ार वगैरह जो होते हैं इस तरह से, जो यहाँ पर जैसे जो बरेलवीज जिसको बिलीव नहीं करते, जो कॉमनली पीरों मज़ारों पर जाना, चिराग जलाना आदि, इनमें ये लोग बिलीव नहीं करते। जैसे कि प्रॉफिट की बर्थडे मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी, उसको ये लोग बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इनफैक्ट ये लोग जो है प्रॉफिट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऊपर अल्लाह को देते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये वहाबी सलफ़ियों ने जो है मोस्टली ये लोग जितने प्रॉफिट की फैमिली मेम्बर्स थे उनकी जो ग्रेव्स थी उन सबको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। आज भी जो है जितने भी जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ये पहले डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये बड़े खिलाफ हैं उसके, ठीक है। और फिर ये लोग कुछ इस तरह के डॉक्ट्रिन से बिलीव करते हैं, तकफीरी मतलब जो मुसलमानों के अंदर भी जो बेसिक जो इनका वर्जन है इस्लाम का, स्ट्रिक्ट सलफ़ी उसमें नहीं मानता, उसको आप मार सकते हैं, तो वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है। फिर ये बिलीव करते हैं अल बारा वल बारा, मतलब लव फॉर मुस्लिम्स एंड हेट्रेड फॉर नॉन मुस्लिम्स का। इस तरह के इनके डॉक्ट्रिन तो बहुत ही एक कट्टर और बहुत एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा में बिलीव करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इनका ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। अब जैश जो है वो देवबंदी विचारधारा में बिलीव करता है।
देवबंद का उत्पत्ति भारत में हुई थी, ठीक है, सहारनपुर के अंदर। और वो बेसिकली सलाफ़ी वहाबियों की विचारधारा के काफ़ी करीब हैं। और देवबंद की उत्पत्ति कुछ इस तरह से हुई थी कि मुग़ल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ था तो दिल्ली में शाह वलीउल्लाह राम के एक संत हुआ करते थे। वो कहते थे कि भारत में मुसलमानों का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के साथ ज़्यादा मेल मिलाप कर लिया और इस्लामिक प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। तो अब आप जो है वापस पुनः इस्लाम का जो अखंड स्वरूप जो है, इस्लाम का जो पुराना जो स्वरूप, मूल वृत्तियां जो हैं उसकी तरफ लौट आइए और जो है आप हिंदुओं के साथ मेल मिलाप और जो उनकी जो प्रथाएं हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उनसे एक दूरी बना लीजिए। तो ये विचारधारा उन्होंने फैलाई। अब ये जो वैचारिक सारे के सारे जो चल रहे थे प्रवाह, उनसे प्रभावित हो करके उसके बाद कई तरह के जो नए आलिम फाजिल इस्लाम में आए, जैसे रशीद गंगोही और ननौतवी, और इन लोगों ने देवबंद की शुरुआत की। तो ये लोग भी एक तरह से मज़ार और इन पीर वर्शिप वगैरह में इसमें बिलीव नहीं करते। सूफ़ी बरेलियों से बहुत चिढ़ते हैं ये लोग भी। उसके अलावा इनके अंदर जिहाद के डॉक्ट्रिन को लेकर के बड़ी एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है सर से। और ये बालाकोट जो जगह है सर से, वो इनके लिए बड़ी प्रिय है, मतलब बड़ी श्रद्धेय, उसको जगह में बड़ी श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर सैयद अहमद बरेलवी नाम के एक जिहादी थे मुस्लिम। उन्होंने जो है सिख आर्मी के खिलाफ युद्ध किया था और सिख जनरल बुद्ध सिंह के नेतृत्व में जो आर्मी यहाँ पर आई, उन्होंने उन्हें परास्त किया। और उस युद्ध के अंदर वो ऐसा ये लोग कहते हैं कि गायब हो गए थे क्या से ना। और बाकी तो जनरली अगर आप लॉजिकली देखा जाए तो मारे ही गए होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की बात करते हैं। और देवबंदी भी बड़े एक मतलब कट्टर विचारधारा है सर से ना। और मैं ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट विचारधारा है, ठीक है ना। तो जैश उसमें बिलीव करता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि देवबंद भारत में भी है, ठीक है। तो भारत का देवबंद अपने आप को औपचारिक रूप से पाकिस्तान के देवबंद से अलग बताता है, ठीक है ना। और भारत का देवबंद जो अपने फतवे देता है, उसके अंदर वो सुसाइड बॉम्बिंग के खिलाफ फतवे देता है। मौलाना मदनी है जो काफ़ी राष्ट्रवादी बातें भी करते हैं इस तरह से। तो ये है, ठीक है, और ये अच्छी एक मतलब प्रशंसनीय बातें हैं। लेकिन एक बात फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो कि वैचारिक स्तर पर और जो कहते हैं ना मूल दर्शन जो है, उसके स्तर पर आप पाकिस्तान देवबंद और यहाँ के देवबंद में कोई फ़र्क नहीं है। वो तो जो आपको, हाँ, वो जो बेसिक लेवल पर जो एक आप कह सकते हैं कि जो पुरातनवादी जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म का जो सोच है, जो फाउंडेशनल थॉट जो है, वो सिमिलर है। और उसी कारण से इनके बीच में कोई संबंध ना हो, इस तरह की गुंजाइश को तो बिल्कुल नकारा तो नहीं जा सकता। जब मसूद अजहर भारत में आया था तो वो देवबंद गया था सहारनपुर दर्शन करना है। तो ये लोग उस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। और साउथ एशिया के अंदर जो जिहाद का जो पूरा एक जो इकोसिस्टम तैयार हुआ, उसमें देवबंदियों का एक बहुत अहम स्थान है। सबसे पहले जिहादिस्ट ग्रुप जो खड़े हुए पाकिस्तान के अंदर 1989 के अंदर 1979 में रूसियों के खिलाफ, वो सब देवबंदी टेररिस्ट ग्रुप्स थे। उनको कहते थे हरकत नेटवर्क। तो हरकतुल जिहाद उल इस्लामी वो सबसे पहला वो ग्रुप था, ठीक है, जिसको मौलाना फजलुर रहमान खलील ने बनाया था, बिल्कुल यकीनन पाकिस्तानी राज्य के सपोर्ट से, क्या है ना। तो ये सारे ग्रुप्स होते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर एंटी अहमदिया जो तहरीक चली थी पूरा, उसके भी प्रणेता देवबंदी ही थे वहाँ पर। तो इनका एक वो रोल रहा है। तो जैश उसमें बिलीव करता है। ये तो आइडियोलॉजिकल बात होगी। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ये आपका जो लश्कर है, ये पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। और इनको आप कह सकते हैं कि सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म, चूँकि लश्कर का जो आइडियोलॉजिकल जो एक वैचारिक जो कह सकते हैं ना तो पृष्ठभूमि वो अहले हदीस की है, सलफ़ी वहाबियों की है। तो उनकी जो संख्या जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर भारत उपमहाद्वीप में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 4% के करीब है। तो पाकिस्तान में भी इनकी संख्या उतनी नहीं है। और जो इनके जो मौलवी वगैरह जो हैं, इनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो लश्कर से एग्री नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि जिहाद सिर्फ जो है धार्मिक उद्देश्य के लिए ही लड़ी जा सकती है, वो सियासत के लिए नहीं लड़ी जा सकती। और वो कहता है कि कश्मीर एक सियासी जंग है, कश्मीर एक पावर की ज़मीन की लड़ाई है क्या, तो वो जिहाद नहीं है। तो इसलिए इसकी उन लोगों से कोई खास बनती नहीं है। तो और ये पूरी तरह से अपने पैसे के लिए, अपने सर्वाइवर के लिए पाकिस्तान आर्मी के ऊपर निर्भर करते हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज का इनके ऊपर बड़ा नियंत्रण है और ये बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से उनके सिस्टम के अंदर काम करते हैं। लेकिन जैश एक देवबंदी ग्रुप है, तो उसका वहाँ के समाज के अंदर बड़ी एक मजबूत और ऐतिहासिक प्रेजेंस है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जैश की जो देवबंदी जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो यहाँ पर प्रेजेंस है पूरे बर्रे सगीर यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो
तकरीबन 150 साल पुरानी है। वो पाकिस्तान से भी पुरानी है, ISI से भी पुरानी है। तो उनका अपना एक बड़ा मजबूत सोशल बेस है जैश का। तो उस बेस के कारण जो है वो पाकिस्तान आर्मी को आंख दिखा सकते हैं जब चाहें तब, क्या है ना, बिकॉज मजबूत ज़मीनी स्तर पर काफ़ी तौर से मजबूत है। तो और वो प्योरली रिलीजियस मोटिव के लिए काम करते हैं, प्योरली केवल जो जिहाद का जो मेन फोकस उनका वो है, उन्हें बहुत ज़्यादा सियासत वियासत से मतलब नहीं है उनको। तो ये और दूसरा जो है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एक फैमिली एंटरप्राइज है जो पूरा एक ही परिवार चलाता है। और पाकिस्तान फ़ौज हमेशा से ये चाहती थी कि जैश को एक ही परिवार चलाए, ताकि उससे आप एक बेहतर तरीके से उस पर आप नियंत्रण रख सकते हैं। क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान आर्मी को इस बात का एक परेशानी थी कि आपका जो ये देवबंदी ग्रुप्स हैं, इनके अंदर आपसी लड़ाइयाँ काफ़ी हो जाती हैं, तो कई बार इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि हम एक परिवार के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। तो वो चलाते हैं। और ये है कि बस फाइनेंसेस के तरीक़ों में भी थोड़ा फ़र्क है। लश्कर जो है वो उसका सलफ़ी सिस्टम है, तो वहाबी सिस्टम है। तो उनके जो पश्चिमी एशिया से जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हैं। तो वहाँ पर वो हवाला के थ्रू पैसा आना। इधर जो है जैश के भी हैं। जैश एक पैन इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके अलकायदा वगैरह के साथ संबंध काफ़ी मजबूत हैं, और इसलिए इनको वहाँ से भी पैसा आता है। और इनका अपना जो मदरसा नेटवर्क है नीचे का, उसमें भी काफ़ी डोनेशंस इनको आती हैं, पूरी दुनिया से आती हैं। तो ये कुछ बारीक फ़र्क हैं। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि एक सांप नाथ तो दूसरा नागनाथ। सर, अब मैं जम्मू के ऊपर थोड़ी बात करना चाहूँगा। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा था पिछले 4-5 साल से, जब से बालाकोट हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी चेंज की थी। वहाँ पे उन्होंने 40 हमारे जो सोल्जर्स थे उनका शहीद किया था। उसके बाद से हम देख रहे थे कि उनका जो स्ट्रेटजी था वो ये था 3-4 करके वो हमारे सोल्जर्स पर अटैक कर रहे थे। अभी जो हमारा रिएक्शन भी आया है वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि एक साथ जब 26-27 लोग सिविलियंस को मारा है, तब फिर हमारा एक तरीके से रिएक्शन आया। तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं पता चल गया है कि जब एक बड़ा टेररिस्ट अटैक होगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, उनके ठिकानों पर अटैक करेंगे। बट अब ये डेंजर है कि अगर हम यहीं पे इसको रोक देते हैं, ये पनिशिंग जो हमने पनिशमेंट जो एक तरीके से दी है स्ट्राइक्स करके, अगर हम यहीं पे रोक देते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं करते हैं, तो फिर से वो पुराने ढर्रे पर जाने वाली जो बात है वो हमको लगता है कि फिर से रिपीट होगी, कि पाकिस्तान में से जो ये आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये फिर से अटैक करना शुरू कर देंगे फोर्सेस पे, और फिर 3-4 करके मारेंगे। एस्केलेशन इतना बढ़ेगा नहीं। तो क्या आप इसको किस तरीके से देखते हो, जो अभी इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की है कि ये, और इससे पहले जो हमारे लगभग 50-60 सोल्जर्स इन्होंने इस तरीके से मारे हैं? देखिए, थोड़ा सा मैं मूल प्रश्नों का उत्तर दूं उससे पहले मैं एक बात इसकी पृष्ठभूमि के तौर पर बताना चाहूँगा कि 2019 में जब हमने धारा 370 को हटाया, उसके बाद हमने बहुत गलतियां की हैं कश्मीर के अंदर। धारा 370 को हटाना एक ऐतिहासिक कदम था जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो निर्णय लिया, और बड़ा एक अचंभित करने वाला निर्णय था, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक निर्णय था। उससे आप कश्मीर की दशा और दिशा दोनों बदल सकते थे। लेकिन आवश्यकता क्या थी कि उसके बाद आप एक तकरीबन 20 साल का रोड मैप बना करके कश्मीर को एड्रेस करते, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ में, रूटीन गवर्नेंस और रूटीन पॉलिटिकल अप्रोच के साथ में नहीं। तो उसमें सबसे पहली तो बात ये समझने की थी कि कश्मीर की प्रॉब्लम कभी भी डेवलपमेंट, टूरिज्म या पॉवर्टी या डिप्राइवेशन नहीं रही है। कश्मीर की मेन प्रॉब्लम एक तरह से आप कह सकते हैं जो रेडिकलाइज्ड कट्टरवादी जो इस्लामिस्ट सोच है वो मेन प्रॉब्लम रही है कश्मीर की। आज से नहीं, शुरू से। ये जो कश्मीरी पंडितों को निकालने की घटनाएं आप सुनते हैं 1989 की, और ये तो एक सबसे लेटेस्ट इनका वो है इविक्शन। ये इस तरह से जो पलायन जो है पिछले 500-700 सालों के अंदर कई बार हो चुका है, और वो प्योरली रिलीजियस परसिक्यूशन था। तो वहाँ पर जो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, फंडामेंटलिज्म का जो एक कहता है ना जहर जो है आम जनमानस या समाज के माइंडसेट के अंदर, शायद उस पर कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं। हमारे राजनेता भी सिर्फ एक सबको कहते हैं ना सबको सूट करे इस तरह की मीठी मीठी बात करने के लिए हमेशा ये जुमले काम में लेते रहे, कश्मीरियत, जमहूरियत। ये देखिए, मैं आपको सच बताऊं, कश्मीरियत जो है एक तरह से एक बहुत ही एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एक तरीका था कि कहीं ना कहीं आप जो है ना उसके पीछे जो कट्टरवादी जो सोच छुपी है सोसाइटी के अंदर, उसको आप
आप कहते हैं ना उसको अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें। ठीक है, कश्मीरियत थी और कश्मीर के अंदर इस्लाम का स्वरूप कहीं और जगह जो इस्लाम का स्वरूप है उससे थोड़ा भिन्न था, बिकॉज कश्मीर के अंदर जनरली इस्लाम कन्वर्जन से आया। वहाँ पर सारे मोस्टली ये ब्राह्मण कन्वर्ट्स हैं सारे के सारे, और इस्लाम के आने से पहले कश्मीर सनातन धर्म की एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर। उसके बाद कन्वर्जन से ये सब चीज़ें आई, तो वहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सूफी ट्रेडिशन थी, लेकिन जो एक्सट्रीमिज़म का जो थॉट जो है वो मतलब वो कभी गया नहीं। और जैसे ही 1990 के अंदर वहाँ पर टेररिज्म आया, उसके बाद तो लगातार ये बढ़ता गया। पाकिस्तान ने इसको इंश्योर किया कि आप यहाँ पर इस धार्मिक कट्टरता को इतना बढ़ा दें कि जो है ना फिर लोगों के लिए ये मिलिटेंसी को चलाना एक नेचुरल प्रोसेस हो जाए और पाकिस्तान को ज़्यादा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। आप सिर्फ ये एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूं, जब लोग बात कहते हैं कि साहब हमने कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा दिया, मैं ये एग्जांपल देता हूं कि पुलवामा के अंदर जो फिदायीन अटैक हुआ उसको करने के लिए पहले इन्होंने 2 लड़कियों को भेजने का प्लान किया था। एक तो इंशा जान जो कश्मीरी लड़की है, उसको आप देखेंगे तो बड़ी सिविलाइज्ड घर की, अच्छे घर की लड़की लगती है, जैसे अच्छी तरह के बड़े संस्कारी कपड़े पहनती है। और सबसे पहले इन्होंने उसकी एक दोस्त थी उसको भेजने का प्लान किया था, और वो बड़ी रेडिकलाइज्ड हो चुकी थी। उसको उमर फारूक ब्लैक विडोज़ और ये सारी कहानियाँ सुना करके वो करता था इंस्पायर। फिर इंशा जान ये जानती थी कि उमर फारूक शादीशुदा है, तब भी वो उमर फारूक की गर्लफ्रेंड बन गई। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे मुजाहिद की आप कह सकते हैं गर्लफ्रेंड बनना या उसके साथ ताल्लुकात कायम करना बड़ी एक फ़ख्र की बात है। तो वो उसको भी इन्होंने सोचा था कि उसको बना करके भेजेंगे। फिर आप देखें बुरहान वानी, जिसको कहते हैं कि सो कॉल्ड बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था, वो भी बातें करता था कैलिफेट की। जाकिर मूसा जो नवोदय विद्यालय में पढ़ा था वो भी बात करता था कैलिफेट की, और उसने तो अलकायदा का एफिलिएट कश्मीर में खोल दिया था। मन्नान वानी जो कि बुरहान वानी का भाई था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, जिसके लिए हमारे देश के कई सारे जो इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स हैं ना, गौतम नवलखा और इस तरह के लोग ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये साहब जो है PhD स्कॉलर थे। आप उसका आखिरी खत पढ़ें, आखिरी खत मरने से पहले जो उसका मिलिटेंसी ज्वाइन करने से पहले जो उसने खत लिखा था, उसके अंदर वही कैलिफेट की, इस्लामिक राष्ट्र की, इस तरह की वो बातें कर रहा है। तो आप सोचिए कि जो इस तरह का जो आइडियोलॉजिकल पॉइजन है वो समाज में किस स्तर पर जा चुका है। तो हमें आवश्यकता थी कि हम उसको एड्रेस करते 2019 के बाद में। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया, जैसे ही वेस्ट का प्रेशर आया कि यहाँ पर तो कम्युनिकेशन लॉकडाउन है, सिक्योरिटी लॉकडाउन है, सिर्फ अपने स्किन बचाने के लिए इनको हमारे जो बड़े सुपरफिशियल डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्होंने इनको एडवाइस किया होगा कि नहीं साहब आपकी गुडविल ख़राब हो जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ग्लोबली बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए आप जो है यहाँ पर कुछ सारा इस तरह के नैरेटिव्स चलाएं कि कश्मीर के अंदर 370 हटाने से बहुत फ़ायदा हो रहा है। मतलब मैं आपको बता दूँ, एक तरह से जो मानसिक कंगाली का जो स्तर है वो तो ये है कि मैं कई सारे डिप्लोमेट्स वगैरह से मैंने बात की भारत सरकार के, उनसे मैं बात करता रहता हूँ। उनमें से 99% ये कहते हैं कि साहब कश्मीर की समस्या रिलीजियस समस्या नहीं है, आप उसको रिलीजियस एंगल से मत देखें। तो फिर मुझे लग जाता है कि भाई ये ज्ञान का स्तर जो है कितना एक सुपरफिशियल और छिछला है, कहते हैं ना। तो अब जब आपने वो किया कि सिर्फ एक बाहर के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर जो है कि डेवलपमेंट को आप एक्सट्रीमली लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं, टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, और आपने सोचा कि चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता था। देखिए 370 हटने से पहले लगातार 15-20 साल तक भारत जो है, कश्मीर की जनसंख्या 1% है देश की जनसंख्या की, उनके लिए 10 कंट्री के 10% डेवलपमेंट फंड्स वहाँ पर भेजते रहे। उनमें से पता नहीं कितना डेवलपमेंट फंड टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को चलाने के लिए गया, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है हमें, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 2019 के बाद क्या डेवलपमेंट को प्रमोट करने से वहाँ पर विचारधारा बदल जाती? जो टूरिज्म हमने प्रमोट किया वहाँ पर 40-40 हज़ार रुपये का एक एक कमरा वहाँ पर जा रहा था, और इतना एक प्रचुरता, प्रोस्पेरिटी वहाँ पर लोगों में फैल रही थी। अल्टीमेटली ये पैसा कहाँ जाता है? किसी न किसी स्तर पर तो अगर कट्टरवादी विचारधारा को सपोर्ट करने के अंदर इवन टेररिज्म, सेपरेटिज्म की डायरेक्शन में भी ये पैसे जाते रहे। तो हमें, हमारी सरकार को ये करना चाहिए था कि नहीं, आपको डेवलपमेंट भी मिलेगा, टूरिज्म भी मिलेगा, लेकिन बदले में हमें एक चीज़ चाहिए, वो ये है कि आप इस सोच को, इस विचार को पूरी तरह से त्यागें। लोगों में देखिए गुस्सा तो था, 370 हटाने का नफरत थी, लेकिन और उस गुस्से के अंदर जब लोगों में एक विद्रोह की भावना होती है, गुस्सा होता है, तब आप जो है एक बदमाश शैतान बच्चे को एक कड़क, बिल्कुल कहते हैं ना, सख्त रवैया अपना करके आप उसको सुधार सकते हैं। आपने क्या किया? उसकी सारी बदमाशियों को झेलते हुए उसको जो है चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज और केक्स दे करके जो है उसको लुभाने की कोशिश की। वो चूँकि अब बदमाश बच्चा था, लालची बच्चा था, तो वो चॉकलेट्स, केक्स और पेस्ट्रीज तो वो खाता रहा।
अंदर से, लेकिन उसने अपनी विचारधारा नहीं बदली। और वो जब ऐसा रहा, और उसी दौरान क्या हुआ, कश्मीर के अंदर मोस्टली ब्यूरोक्रेटिक रूल हो गया, ठीक है, आपका लोकल पॉलिटिकल वो तो सेटअप तो कुछ था नहीं, तो हमारा नीचे कोई कनेक्ट था नहीं, ब्यूरोक्रेसी जो है अनफॉर्चुनेटली, तब मैं कई बार कहता रहा हूँ कि हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी जो है दरअसल वो बहुत ही एक एवरेज और बहुत ही सुपरफिशियल उनकी अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस है, ईगो और एरोगेंस के अलावा कुछ खास है नहीं। तो वो नीचे ग्राउंड उनका कनेक्ट क्या होना, जैसे कि अंग्रेज़ अफसरों की जो होती थी, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी या वेस्टर्न ब्यूरोक्रेट्स की होती है, उस तरह का एक अभाव है कहीं ना कहीं। तो वो मोस्टली जो है अपने चैम्बर्स दफ्तर के अंदर बैठे रहना, और बहुत बड़ी एक कन्फाइंड अप्रोच, आउटरीच इनकी होती नहीं है। और तो उसी दौरान पब्लिक के बीच में जो है सर से ये कट्टरवादी विचारधारा फैलती रही, जमात इस्लामी अपना भेस बदल के काम करती रही, मुस्लिम ब्रदरहुड भी जो है लोगों के अंदर काफ़ी पेनिट्रेशन बनाता रहा, और आपने एक ऐसा सोसाइटी के अंदर एक जहर तैयार किया है ना, जो टेररिज्म के लिए सपोर्ट सिस्टम फ्यूचर में भी प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है, वो चलता रहा। एट द सेम टाइम हमारा कैडर मैनेजमेंट पुलिस का काफ़ी वहाँ पर परेशान कश्मीर के अंदर डिस्टर्ब हुआ। क्यों डिस्टर्ब हुआ? क्योंकि कश्मीर पहले जो है मोस्टली वहाँ पर जो कश्मीर के जो लोकल ऑफिसर्स थे, तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के थ्रू सेलेक्ट होकर के आते थे, और वो लोग डिस्ट्रिक्ट्स को कमांड करते थे। उन लोगों का अपना एक लोकल इन्फॉर्मेशन का बेस था, लोकल इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क था, अंडरस्टैंडिंग थी, कल्चरल फेमिलियरिटी थी, और वो उसमें उस इंसर्जेंसी से लड़ते लड़ते बड़े एक उसमें अभ्यस्त हो चुके थे। हमने 370 हटाने के बाद मोस्टली जो नए यंग ऑफिसर्स जो है एजमुट कैडर के, और कई सारे तो बिल्कुल ही बिना एक्सपीरियंस के लोग जो है, जो जिनकी 2-2, 3-3, 4-4 की सर्विस है, साल की सर्विस है, उनको अलग अलग स्टेट से ला करके वहाँ बिठा दिया, उनको डिस्ट्रिक्ट्स कमांड करने को दे दिए। उनमें से आधे से ज़्यादा जो फीमेल ऑफिसर्स थी कई सारी, वो तो बस अपनी रील्स बना बना के इंस्टाग्राम के ऊपर डाल रही हैं, जैसे वो ग्लैमर कोई फैशन परेड होती है क्या से। उन चीज़ों का इतना नेगेटिव असर हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब जो है ना, एक तो हमारी इमेज खराब हुई, फूहड़ता हर जगह जो है ना नज़र आने लगी, और आपका ह्यूमन नेटवर्क ख़त्म हो गया। क्योंकि देखिए, एक इंटेलिजेंस का जो काम जो होता है, और कश्मीर जैसी जगह के ऊपर आपका एक अलग टेम्परामेंट होना चाहिए। वहाँ पर रूटीन पुलिसिंग नहीं है, वहाँ पर जो है ना इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग है, जिसके अंदर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स की, मिलिटेंसी की, टेररिज्म की। अब आपने तो आप वो रूटीन ऑर्डिनरी जो ट्रेनिंग वाले ऑफिसर्स हैं, आप उनको भेज रहे हैं जिनको यही नहीं पता बरेलवी देवबंदी क्या होता है, जिनको यही नहीं पता लश्कर और जैश में क्या फ़र्क है, जाकर के जो सिर्फ अपना ग्लैमर और फैशन के अंदर ही जो है लगे हुए हैं, जाकर के उनका कोई ह्यूमन नेटवर्क नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? उधर से ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ने अपना पूरा तरीका बदल दिया, तौर तरीका। वो बड़े डेडली और ख़तरनाक मिलिटेंट्स भेजने लगे, फाटा और अफ़गानिस्तान साइड वाले, जिनकी कॉम्बैट स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त थी, अमेरिकन वेपन्स लेके आ रहे थे। उन्होंने कम्युनिकेशन के तरीके बदल दिए, उन्होंने उनसे कहा कि अभी आप जा कर के सिर्फ कश्मीर में कंसोलिडेट कीजिए। तो मैसिव इन्फिल्ट्रेशन इन लोगों ने करवाया। आज स्थिति ये कि हमें ये पता ही नहीं है कि वहाँ पर कितने फॉरेन टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान ने अपना स्टाइल पूरी तरह से बदल दिया। 2019 से पहले ये लोग लोकल लड़कों को मिलिटेंसी ज्वाइन करवाते थे, और वो सोशल मीडिया पर अनाउंस करते थे कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। उसका एक पर्पस था सोसाइटी को रेडिकलाइज करना और इंस्पायर करना, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलिटेंसी से जुड़े या स्टोन पेल्टर बने, पब्लिक अनरेस्ट में शामिल हों। 2019 के बाद इनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज यहाँ लग गया था कि सोसाइटी एक सफिशिएंट लेवल पर रेडिकलाइज्ड हो चुकी है। तो अब आप हार्ड कोर जो कहता है ना, कोर कॉम्बैट स्किल्स वाले जो टेररिस्ट हैं उनको आप भेजिए, जो कोऑर्डिनेट भी करेंगे और लोगों को ट्रेन भी करेंगे, और वहाँ पर जाके पहले तो अपना बैठ जाए वो और कंसोलिडेट कर लें। तो पहले वो लोग अपना मोस्टली रेडियो साइलेंट रहते थे, कम्युनिकेशन करते नहीं थे। फिर इनके पास अल्ट्रासेट्स आ गए, वो चाइनीज़, वो बिल्कुल अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है, तो उस पर कम्युनिकेशन आप पकड़ा ही नहीं जाता था। तो फिर जो एनकाउंटर्स होने लगे उसमें ये जब एंगेज करते थे, तो ये हमारी स्पेशल फोर्सेस की भी कैजुअलिटी होने लगी, और हमारे आईडी लगा करके, घात लगा करके अटैक करते थे। तो बड़ा इन्होंने नुकसान किया, हमारे तकरीबन 60 के करीब सोल्जर्स मारे हैं। फिर इन्होंने हाइब्रिड मिलिटेंट्स की भी स्ट्रैटेजी बनाई, और उसी तरह से मैं ये कहूँगा कि ये सब चीज़ें चल रही थी, तब तक भी जो है सरकार जो है ना अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन कर नहीं रही थी। राजभवन बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना कि मतलब कोई विजन नहीं था राजभवन की तरफ से, सुस्त टाइप सी, मतलब बिल्कुल ढुलमुल सी नीतियाँ। एडवाइज़र देखें तो सिर्फ एक एडवाइज़र वहाँ पर गवर्नर के थे, आर भटनागर से ना, जो आई थिंक पुलिस से रिटायर्ड हैं, लेकिन कोई बिना किसी मैंडेट के, बिना किसी, बस एक रूटीन जैसे पोस्टिंग काटने वाली बात होती है ना, उस तरीके से। तो कुछ खास मतलब जो कहता है ना, जिस तरह से एक विजन की और उसकी आपको ज़रूरत होती है, वो चीज़ वहाँ पर कंप्लीटली लैकिंग थी। जो कि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि
2019 से पहले का जो समय था ना, 2016 से 19 के बीच का, उस दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक एग्जेम्पलरी लीडरशिप स्किल्स शो की कश्मीर के अंदर। बेहतरीन से बेहतरीन उनके ऑफिसर्स, चाहे वो पुलिस की लीडरशिप हो, चाहे जो है वो आपका रेंज के लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल के ऊपर पुलिस की लीडरशिप हो। अब कश्मीर के अंदर आप देखिए ना, जब आपका जो कश्मीर रेंज थी वहाँ पर मिस्टर पानी वहाँ पर आईजी हुआ करते थे, ब्रिलियंट ऑफिसर, शानदार, बड़ी एंटरप्राइजिंग थी, उनको अंडरस्टैंडिंग थी चीज़ों की से। फिर आपकी जो है दिलबाग सिंह डीजीपी थे, ब्रिलियंट ऑफिसर, मतलब बड़ी प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर अंडरस्टैंडिंग। एक एडीजी मुनीर खान थे, फिर बसीर खान थे वहाँ पर डिविजनल कमिश्नर, वेरी फाइन ऑफिसर, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन के थे, लेकिन ऐसी उनकी अंडरस्टैंडिंग कि एक एक आपका जो है ना मिलिटेंट्स किस ट्रैक से आ रहे हैं, कौन से रास्ते से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वो उनको पता। फौज की साइड से आप देखें तो जनरल KJS ढिल्लन, जिनका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, उस तरह का सिस्टम सारा उनका इन्होंने क्रिएट कर रखा था। इस तरह से इंटेलिजेंस की जो लीडरशिप थी स्टेट की, वो भी बड़ी काबिल। और फिर इन्होंने गवर्नर के तौर पर एक बड़े काबिल व्यक्ति को वहाँ पर भेजा, सत्यपाल मलिक को, जो कि एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन थे। तो वो पब्लिक के साथ अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बना पाए, तो लोगों से बात करना। जो ये सत्यपाल मलिक थे और जो अभी जो गवर्नर हैं, उनमें क्या अंतर है कि उसकी वजह से भी थोड़ा आपको मेन फर्क ये है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेन फर्क ये है कि सत्यपाल मलिक की पब्लिक आउटरीच बहुत ज़बरदस्त थी। वो चूँकि किसान नेता थे और थोड़े से वो ईमानदार व्यक्ति थे, तो अब मैं इनके बारे में तो अभी वर्तमान में जो है इनके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मैंने इतना ही सुना है कि इनकी आउटरीच जो है वो कोई ख़ास नहीं है, मैं इनसे मिला भी नहीं हूँ। लेकिन सत्यपाल मलिक साहब का मैं बता सकता हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने काम किया था। तो वो वैसे फाइनेंशियल इंटेग्रिटी उनकी बड़ी स्ट्रांग थी, ईमानदार थे, और दूसरा जो है पब्लिक आउटरीच उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। और तीसरा फैक्टर, उनको स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ में इंटरेस्ट बहुत गजब का था, विद्वान थे, इंटेलेक्चुअल थे। वो काफ़ी ये जो है इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड क्या कर रहा है, बांग्लादेश में जमाते इस्लामी कैसे कर रही है, और जो है ग्लोबली इंडिया के बाहर जो है इस तरह के जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं उनको कंटेन करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की गई, इनके ऊपर रिसर्च करवाते भी थे, खुद भी करते थे, बड़ी लंबी चर्चाएँ करते थे। और देखिए जनरली होता क्या है कि सरकार में जब होता है, कोई अफसर होते हैं, खैर अफसर तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो अलावा उनके ईगो के सिवा कुछ होता ही नहीं, मिस्टर नो इट ऑल एटीट्यूड होता है। पॉलिटिशियंस के अंदर आज वर्तमान पॉलिटिशियंस को खास तौर से इन इंटेलेक्चुअल चीज़ों में इंटरेस्ट रहा नहीं है। बट अनलाइक दैट सत्यपाल मलिक इन चीज़ों पर बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। वो कश्मीर के यंगस्टर्स, जो यूथ, जो लड़के थे, हम उनसे बुला के बात करते थे, आप बताइए क्या है। तो इन चीज़ों का कश्मीरी सोसाइटी में बड़ा असर करता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी है। तो वहाँ पर आप जब पब्लिक से आप बात करते हैं, आप काम करें नहीं करें वो एक सेकेंडरी मैटर है, वो कोई उम्मीद भी नहीं करता आपसे। वहाँ पर व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, खास तौर से सत्ता में जो बैठा है। क्योंकि ये कि उसने जो कश्मीर में जो बड़ा हुआ है, उसने दो ही तरह के लोग देखे हैं, या तो बंदूक वाला मिलिटेंट देखा है, या वर्दी और बंदूक वाला फौजी देखा है। तो ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट पावर का जो है ना, वो उसके दिमाग में डीपली एंट्रेंस्ड है, और वो पावर के लिए ही कोशिश करता है, पावर के लिए ही वो जीता है बेसिकली। उसको लगता है कि बस बिना पावर के वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो जब भी कोई सरकारी व्यक्ति, उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उनसे बात करता है, उनसे बुला करके, तो वो बड़ा एम्पावर्ड फील करता है कश्मीरी, बड़ा एलिवेटेड फील करता है और बड़ा इमोशनल हो जाता है। तो सत्यपाल मलिक साहब जो है ना इन चीज़ों को कहीं ना कहीं समझते थे। उनके पास एडवाइज़र्स की जो टीम थी वो भी बेहतरीन थी, अच्छी थी। उस वक्त बड़े अच्छे एडवाइज़र्स थे इनके, आपके विजय कुमार साहब थे, और भी आई थिंक एक दिल्ली के भी एक ऑफिसर थे। तो अच्छे इनका एक सिस्टम सेटअप था, तो इसलिए वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेहतर चल रही थी। बट अभी उसके 2019 के बाद जो है हम एक बहुत स्ट्रांग वहाँ पर लीडरशिप स्टेट में भेज नहीं सके, आउटरीच हमारी थी नहीं। मैंने बताया कि स्ट्रैटेजी पूरी इन लोगों ने चेंज कर दी, और उसके बाद में जो है फाइनली जब ये कंसोलिडेट करने लगे वहाँ पर, और जब एनकाउंटर्स होने लगे, स्पेशल फोर्सेस के लोग भी मर रहे थे, तो अब ये पता नहीं क्या हो गया सत्यपाल मलिक को एकदम ही, मतलब मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि देखिए सत्यपाल मलिक साहब का जो 370 जब हटी, उस वक्त उनका एक बड़ा योगदान था और बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल था। डेफिनेटली उसके लिए वो बड़े प्रशंसनीय है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने यू टर्न लिया कई सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर, मैं उससे मैं उससे कहता ना एग्री नहीं करता, इख्तिलाफ रखता हूँ। और आई थिंक मुझे लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इनसे कई बार जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और अभी भी वो मतलब जिस तरीके से अभी इंटरव्यू दिया है करण थापर
को, वो बहुत ही डिस्गस्टिंग है। को देखिए वो बहुत गलत कर रहे हैं, बिकॉज करण थापर और ऐसे लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल डाउटफुल है, इन पर कोई विश्वास नहीं करता। ये लोग वो जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, मतलब कहता है ना, इनकी इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी को लगभग हर व्यक्ति जानता है। तो सत्यपाल मलिक जैसे लोग, उनको, सत्यपाल मलिक साहब को इसकी आवश्यकता भी नहीं है। देखिए उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 स्टेट का गवर्नर बनाया, उनका अपना एक प्रेस्टीज है, उनका अपना एक क्रेडिबिलिटी है, उनको लोग आज भी कश्मीर में याद करते हैं, मानते हैं। तो आई थिंक अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको, मैं आपको सच बताऊं। हाँ, वो चाहे तो कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम कर सकते हैं, किसी चीज़ पर विचार व्यक्त कर सकते हैं, और डेफिनेटली अगर आज भी वो कोई बात बिना किसी द्वेष के, बिना किसी पूर्वाग्रह के कहेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार उनकी बात को पॉजिटिवली लेगी। प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक उनको भी जो मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम है वो हो गया है, और ये बहुत लोगों को है, हमारे जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, मीडिया में हैं बहुत सारे लोग, मैं उसके बारे में उसमें जो भी उनके मतलब एक खिलाफ होना होता है, एक अपना आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, एक विचार रखना है, लेकिन उनसे जो भी ऐसे खफा होता है वो फिर वो शायद वो ऐसे, वो एक कहावत है ना कि नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। तो मुझे लग रहा है कि सब जो मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम से प्रभावित है उनमें यही होता है। होता क्या है ना, आप दो चीज़ देखिएगा भाई, खिलाफत क्यों हुई, क्वेश्चन ये कि आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट होता तो सत्यपाल मलिक साहब उनके राज में गवर्नर बनते ही नहीं। तो आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट तो नहीं है। आप उस वक्त सत्यपाल मलिक साहब के स्टेटमेंट सुनिए, अब दिखा रहे हैं मैं उस पर आ रहा हूँ। उनके स्टेटमेंट्स क्या थे कि ये उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी इज ए जुवेनाइल, और उन्होंने मतलब हर मौके पर, हर मोर्चे पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़ा स्ट्रांगली पुरजोर तरीके से डिफेंड किया है, उनकी बात को रखा है, उनकी नेतृत्व को स्वीकारा है और बड़ा उनको बल प्रदान किया है। लेकिन तो इसका मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो था नहीं। ये जो डिफरेंसेस थे बेसिकली कहीं ना कहीं पर्सनल इक्वेशंस के अंदर कुछ दिक्कतें हुई होंगी। पर्सनल इक्वेशंस के अंदर कई बार देखिए इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है शायद ये प्रॉब्लम्स बीजेपी और आरएसएस के साथ थोड़ी ज़्यादा है कि जो लोग है ना, लोग पर्सनल इश्यूज पर खफा हो जाते हैं उनसे। नहीं, आई थिंक कुछ फंडामेंटली चेंज हुआ है 2019 के बाद मोदी जी में या उनके एडवाइजर्स में, जिस तरीके के लोग वो आए हैं दूसरी टर्म में। क्योंकि आप कहीं पे कोई से भी बात कर लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हर चीज़ हो, आप जो सारी अचीवमेंट्स पाएंगे मोदी जी की वो 2014 से 2019 तक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, और सब लोग ये बोलते हैं, कोई भी सेक्टर की बात कर ले उसमें आप देखिए 2019 से 2024 में बहुत डिफरेंस है। उनकी जो सेकेंड टर्म थी, तो एक आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कश्मीर, कश्मीर का भी एक तरीके से साइड इफेक्ट है कि कुछ लोग ऐसे चेंज हुए हैं, उनके एडवाइजर्स चेंज हुए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ बड़ी दिक्कत आई है। आपकी देखिए इस बात से मैं आपको नकारूंगा नहीं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ काफ़ी हद तक कि 2019 के बाद स्पेशली जो अपॉइंटमेंट्स, जो चॉइस ऑफ पीपल इनकी रही है ख़ास तौर से वो उसको लेकर के कई बार संदेह होता है कि क्या ये चॉइस ऑफ जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये चॉइस जो है ये हमारे पीएम की रही है, बिकॉज वो तो बड़े पारखी हैं व्यक्ति के, और उनका जो नेतृत्व शक्ति है, निर्णय शक्ति है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें बड़ी एक पारदर्शिता और बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा एक आध्यात्मिक बल नजर आता है। लेकिन जो लोग अपॉइंट हुए, चाहे वो किसी भी पद, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ नाम बड़े फेमस हैं जो बड़े कहता है ना, बड़े ग्लैमर बॉयज़ की तरह बड़े बड़े आयोजन करवाए हैं, चाहे वो G20 के आयोजन हो या अलग अलग मिनिस्टर्स बने हों, जो आपके जो पहले जो नौकरशाह थे वो मिनिस्टर बन गए, ऐसे कई तरह के जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उनको देख के लगता है कि जिन लोगों को अपॉइंट किया गया वो शायद उतने काबिल भी नहीं थे, और उनके अंदर उनका विजन भी नहीं था जिनको अपॉइंट किया गया, और जो खासतौर से बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है उससे तो उनका कभी कोई लेना देना रहा ही नहीं गया था ना। तो और मतलब दूसरी बात ये कि तो ठीक है फिर भी जो, लेकिन मौका परस्त तौर थे, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट हुए हैं, आई थिंक मेन प्रॉब्लम उनकी है। मैं उसी पर एक्चुअली में तो वही सरकार चलाते हैं। यस, देखिए मैं उसी पर आ रहा हूँ, तो मैं वही कहूँगा इन जनरल जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ना, जो क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं आपके ब्यूरोक्रेसी के हो गए सारे, तो अब किसी का हम इंडिविजुअल नाम नहीं लेते बिकॉज वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन लोग समझ जाएं जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके हिसाब से। बिल्कुल। उसको देख के लगता है कि देखो जो उनके कोई खास मतलब कहता ना काबिलियत भी नहीं थी, और ये देखिए उनका आइडियोलॉजिकल एफिनिटी भी नहीं थी। सबसे ज्यादा नुकसान तो मोदी जी का ही किया है उन्होंने। यस, उनका जो है ना, जो बीजेपी आरएसएस की जो विचारधारा उसके साथ भी कोई एफिनिटी नहीं थी, कोई लॉन्ग टर्म विजन भी नहीं था, और उसके बदले कहता है मौका परस्त पर्सनल एम्बिशंस को सीख करने वाले उस तरह के लोग, तो उनके और ऐसे लोगों ने जो है ना एक घेरा सा बना दिया, मतलब जिससे कि जो है ना सही बात पहुंच नहीं पाती पीएम के पास। क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स में लिख भी रहे थे, जो हमारा पुराना 4 महीने पुराना वीडियो था जिसमें आपने वार्न किया था कि हमास स्टाइल का अटैक होगा,
पाकिस्तान करवाएगा। तो मेरा एक नेचुरल सवाल और लोगों का भी है जो कमेंट्स में डाल रहे हैं अभी कि भाई आपके पास अगर ये इन्फॉर्मेशन थी तो क्या आपने जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या जो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, डिसीजन मेकर हैं, उनसे आपने मिलने की कोशिश की, उनसे आपने ये अपना एनालिसिस शेयर किया? वो जाहिर सी बात है वाद का वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि देख रहे होते तो शायद कुछ एक्शन होता, बट आप पर्सनली भी तो जाके उनको बता सकते थे। देखिए ऐसा है, मैं कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन तो हमारी एजेंसीज के पास बहुत रहती है, उनका बड़ा तंत्र है, उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, उनके बहुत बड़े लंबे समय से काम कर रही है। मेरे असेसमेंट्स होते हैं ना, जो ओपन सोर्स में कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ हमारे अपने सोर्सेज, चूँकि मैंने भी बड़े लंबे समय तक काम किया, तो उसके आधार पर मेरे ये असेसमेंट्स है कि कश्मीर में इस तरह के अटैक्स होंगे आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो अब उनके लिए मैंने प्रयास किया मिलने के लिए। मैंने कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके पास भी 2 बार मिलने का प्रयास किया, वहाँ से समय नहीं मिला, से शायद व्यस्त रहे होंगे जो भी है, या कुछ और कारण होंगे। मैंने होम मिनिस्टर को भी लिखा मिलने के लिए, होम सेक्रेटरी को भी मिलने के लिए मैंने समय मांगा, लेकिन वहाँ से कोई जवाब आया नहीं। प्रधानमंत्री जी के भी दफ्तर में मैंने कार्यालय में कहीं 2-3 मेल्स किए, वहाँ से कोई जवाब आया नहीं मिलने के लिए से ना। तो हमने तो समय मांगा था, अब देखिए वो द्वार हमने खटखटाया था, अब बाकी तो सरकार की मर्जी है, वो लोग मालिक लोग हैं, देश चलाते हैं, तो उन मिलना या नहीं मिलना तो ये है कि बस यह सुनो कि हाँ, अगर सम्मान से अगर बुलाते हैं अगर फ्यूचर में कभी, तो ठीक है, हमें जाके बताने में हमें कोई परहेज़ नहीं है, बिकॉज हम भी आखिर तो इस राष्ट्र के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जो अभी ये अटैक हुआ है, हम फाइनली ये बात कर लेते हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि एनालिसिस तो बहुत चल रहे हैं और अभी बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है, क्या होगा क्या नहीं है, अभी ये किस तरीके से एस्केलेट होगा हमको ये भी नहीं पता है। बट आप किस तरीके से इसको प्ले आउट होता देख रहे हो, और आगे की जो 4-5 साल की जो स्ट्रेटजी या पाकिस्तान क्या करेगा, तो उस पे जम्मू कश्मीर में खासकर आपको क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? देखिए मैं 2 चीज़ें बताता हूँ, एक तो मैं कन्वेंशनल फ्रंट पर बताऊंगा, दूसरा फिर मैं हाइब्रिड फ्रंट पर जो क्या डेवलपमेंट्स होंगे वो बताऊंगा, और दोनों चीज़ें एक साथ भी होंगी, ठीक है। कन्वेंशनल फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को देख के, अभी के उसके बर्ताव को देख के लगता है कि वो रिटेलिएट करेगा, क्योंकि उनके अंदर एक अजीब किस्म की हेट्रेड भरी हुई है, ठीक है, भारत के साथ, और जो उसका एक कहीं ना कहीं एक रिलीजियस बेसिस है, क्या है ना, तो वो हेट्रेड है, तो वो कुछ ना कुछ पागलपन ज़रूर करेंगे, ठीक है ना, और उसका जवाब हमें देना पड़ेगा ना, और जवाब देगा तो ये एस्केलेशन तो आप मान के चलिए, अभी ठीक है कुछ समय के लिए एक थोड़ा सा विराम आ जाए, मगर ये तय है, मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग रन के अंदर आप मान के चलिए एस्केलेशन होगा, तो किसी न किसी स्तर पर भारत को फिर जो है आपका पीओके के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, उस पर भी कुछ विचार करना पड़ेगा। और तो इसमें आगे क्या है, पीओके का हमारा क्या ऑप्शन है? कई लोग बोलते हैं पीओके ले लेना चाहिए, तो जो वहाँ पे जैसे पॉपुलेशन है तो वहाँ पे क्या होगा उनका? मैं उस क्वेश्चन को पहले मैं इस सेगमेंट को फिनिश करके फिर मैं उसको एड्रेस करता हूँ। तो ये एस्केलेशन तय है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये एक वॉर सिचुएशन में भी डेवलप हो सकती है ये बात ना। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर वॉर के लेवल पर, फुल फ्लेजेड वॉर के लेवल पर चीज़ें जाती हैं तो पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार यूज़ करने से कोई परहेज़ करेगा नहीं। बिकॉज देखिए, अगर उनके लगेगा कि वो पूरी तरह से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ गया है और वो ख़त्म हो रहे हैं, तो वो फिर ठीक है, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी साथ लेके जाएंगे, तो वो भी कर सकता है। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि अगर सपोज़ जो है भारत ने, अगर ये चीज़ यहाँ पर सपोज़ थम जाती है तो पाकिस्तान के टेरर अटैक्स नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान टेरर अटैक्स कश्मीर में भी करवाता रहेगा, रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर भी वो टेरर अटैक्स भी करवाता रहेगा और कम्युनल सिचुएशन भी ख़राब करवाएगा। बांग्लादेश की साइड से भी वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहेगा। और जो इस्लामिस्ट एलिमेंट्स हैं देश के अंदर, कट्टरवादी ताकतें हैं, उनको देश के अंदर और देश की नेबरिंग एरियाज में मजबूत करता रहेगा। उसका एक कारण है, पिछले 12 साल के अंदर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट का एक स्टैंड है कि नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पर बड़ा वो टफ वो स्टैंड लेके रखती है और वो माइनॉरिटी अपीजमेंट में बिलीव नहीं करती। उसके कारण कई सारी हिंदुत्ववादी ताकतें जो हैं वो थोड़ा एक्शन में आई और वो ज़्यादा वर्बल हो गई। लेकिन वो जो जागृति आई है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक कन्फाइंड है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके विपरीत जो मुसलमानों के अंदर जो एक कट्टरता बनी है, ख़ासतौर से इन स्टेप्स के बाद, ये CAA, NRC और वक्फ बोर्ड वगैरह और कई सारे ट्रिपल तलाक वगैरह, 370 एब्रोगेशन के बाद, वो एक अलग ही लेवल पर चली गई है। और वो अब उनके दिमाग में ये क्लियर है कि अगर यही सरकारें चलती रही इस देश के अंदर तो इस देश को कहते हैं ना कि मुस्लिम्स का फ्यूचर खतरे के अंदर। और मैं सभी मुसलमानों के लिए ये बात नहीं कहता, लेकिन जो एक तबका है पूरा जो इनको कंट्रोल करता है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि PFI, जमात इस्लामी, उनका एक ड्रीम था कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना 2047 तक। अब वो उसके लिए बहुत ज़ोर शोर से काम करेंगे, क्योंकि उनका जो एजेंडा जो था उसकी स्वीकृति, उसकी स्वीकार्यता जो है ना, भारत के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके अंदर बहुत वाइड स्प्रेड लेवल पर बढ़ गई है।
आज जो भारत का जो मुसलमान जो है, एक एवरेज मुसलमान, वो फ़िलिस्तीन से भी अपने आप को कनेक्ट करता है। अभी आप हाल ही में जो ईद के सेलिब्रेशंस हुए थे, तो आप देखेंगे छोटे छोटे शहरों में, लखनऊ, इंदौर वगैरह, वहाँ पर फ़लस्तीन के झंडे लहराए गए। डूंगरपुर राजस्थान में फ़िलिस्तीन के झंडे लहराए गए। वो जब तालिबान की सरकार आती है अफ़गानिस्तान में तो खुश होता है। सीरिया में जब जुलानी और हयात तहरीर अल शाम सरकार बनाते हैं तो वो खुश होता है। तो उनका कट्टरवाद एक अलग लेवल पर है। हथियार हैं उनके पास, स्ट्रक्चर्स हैं, अब उनके पास वेपन्स हैं, ठीक है, तो वो कम्युनल लेवल पर चीज़ें कन्फ्लैग्रेट होंगी। अब जब ये चीज़ें बिगड़ेंगी, टेरर अटैक्स होंगे, कम्युनल सिचुएशन ख़राब होगी, तो उससे कहीं ना कहीं मोदी जी की क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हिंदूज़ डिमांड करेंगे, उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी डिमांड करेगी कि आप टफ एक्शन लीजिए। टफ एक्शन लेने की सीमाएँ हैं। हमने पाकिस्तान से बॉर्डर पर, तो अब नेक्स्ट स्टेज तो यही आती है कि आप उनके साथ वॉर करें। और इंटरनली चूंकि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो आप जो है बहुत कोई ब्रूटल एक्शन ले नहीं सकते। आप मास किलिंग्स, आप जो है ना फायरिंग वगैरह में वो करवा नहीं सकते, तो उनकी लिमिटेशंस हैं। प्लस अभी हमने जो डिस्कस किया, उनके आसपास भी एक ऐसी मंडली है पूरी। अब वो मंडली पता नहीं इनकॉम्पिटेंट भी हो सकते हैं, उनकी कुछ और निष्ठाएं भी कहीं और हो सकती हैं, उनके स्वार्थ भी हो सकते हैं। तो वो शायद इन चीज़ों पर कोई भी एक मजबूत कदम उठाने से इनको रोकें, ठीक है। तो उसके कारण इनकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी या डैमेज होगी। अगर क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी तो डेफिनेटली लोग बातें करेंगे। ऑलरेडी कई क्वार्टर्स में ये बातें चल रही हैं कि मोदी जी चले जाएंगे, और कई सारे ज्योतिष जो है अपनी एक अलग ही राग अलाप रहे हैं कि 2026 में वो चले जाएंगे। तो लोग अलग अलग नाम ढूंढ रहे हैं। लोग, कई बार नाम आते हैं आपके गडकरी जी के, या कई बार नाम आते हैं शिवराज चौहान के, कई अलग अलग नाम आते हैं योगी जी के, और ये, लेकिन किसी नाम पर कोई एक सहमति नहीं है। और इन सब, ये सब जो कहता है ना, जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट होगा, उसके अंदर एक संभावना ये बनती है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो 2029 में बीजेपी के लिए सरकार बनाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। 2024 में भी आपने देखा होगा, इनकी 238 सीटें आई, और उसमें भी 200 के ऊपर की जो 38 सीटें थी वो बड़ी मुश्किल से आई हैं। तो ये जब स्थिति रही, तो क्योंकि देखिए एक जो इनका जो कोर वोट बैंक है उसका ट्रस्ट कम होगा इनके अंदर। प्लस अभी ये जो कास्ट सेंसस आ गया है, इससे जाति की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। आप देखिएगा देश के अंदर जो जातिगत डिफरेंसेस है ना, वो फूट और वो रिफ्ट बढ़ने वाली है। प्लस आप देखिएगा कि सिख समुदाय के अंदर भी एक तबका है ऐसा, जो ये जो थोड़ी सी जो एक विचारधारा है कि नहीं हम हिंदू नहीं हैं, हिंदुओं से भिन्न है, इस विचारधारा को बड़ा बल प्रदान कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कैटेगरीज है, उनके अंदर भी एक ये नैरेटिव बहुत ज़ोर शोर से फैलाया जा रहा है कि ये सरकार जो है एंटी जो है वो है। माइनॉरिटीज़ के अंदर तो ये बात फैलाई जाए, मतलब वो तो सवाल ही नहीं है क्या से एक ही किस तरह से इनको सपोर्ट करे, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटी। तो अगर ये सरकार चली गई तो फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी वो मोस्टली जो आप देखिएगा जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके सपोर्ट से, वोट बैंक से आएगी। और फिर वो उनकी एक मजबूरी बन जाएगी कि वो सारे के सारे जो ऐसे कानून लेकर के आए देश में जो कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें, जैसे कि वक्फ बोर्ड वाले के अंदर पूरा वो एक फ्री छूट दे देंगे, और कई तरह के ऐसे कानून, कई बार शरिया के प्रोविजंस को भी वो लीगल तरीके से लेकर के आएंगे। ब्लास्फेमी के ऊपर कोई लॉ बन सकता है देश के अंदर। तो वो स्थिति फिर जो है ना, देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदुओं के लिए बड़ी भयावह स्थिति होगी। पाकिस्तान ये चाहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान इससे बड़ा खुश होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर इस्लामिस्ट एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो पाकिस्तान का एक तरह से इंडिया के अंदर भी कंट्रोल बहुत बढ़ जाएगा। तो एक ये ट्रेजेक्ट्री हो सकती है अगले 5 साल के अंदर, ये सरकार को देखना चाहिए। दूसरी ट्रेजेक्ट्री मैंने बताई, कन्वेंशनल फ्रंट के ऊपर अगर वॉर बढ़ता है तो आगे बढ़, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें इन दोनों फ्रंट के ऊपर हमें विचार कर, ऐसा नहीं कि हम एक ही लेवल पर बात करें, क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी, उधर से बांग्लादेश ने कोई मोर्चा खोल दिया, कंट्री के अंदर अगर मैसिव कुछ कम्युनल सिचुएशन खराब हो गई, सेबोटाज शुरू हो गया, तो फिर भारत सरकार क्या करेगी, है ना। तो इसलिए हमें एक कहता है ना, होलिस्टिक तरीके से इस इशू, इस मुद्दे, इस ज्वलंत प्रश्न पर विचार करना चाहिए और स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें अब पाकिस्तान के एक फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन पर बात करनी चाहिए। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए मैं ये कहूँगा कि 5 साल में अगर युद्ध भी नहीं होता है, हाँ, अगले 5 साल में अब थोड़ा प्रोएक्टिव होकर के भारत को चाहिए कि वो कोशिश करे कि पाकिस्तान को आप स्प्लिंटर करें, पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करें, क्योंकि वो एक ग्लोबल जिहादिस्ट टेरर हब या फैक्ट्री बन चुका है, ठीक है। तो बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी बहुत ही कहता ना एक विद्रोह फैल चुका है, वो एक बहुत ही अच्छा मौका है। बलूचियों के बड़े जुल्म हो रहे हैं बलूचियों के ऊपर, तो बलूची उनसे अलग हो जाएं। फिर ये जो
फाटा वाला जो एरिया है फ्रंटियर प्रोविंस वाला, जहाँ पर जो पश्तून जो है उनकी इनसे बड़ी लड़ाई चल रही है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बलूच का तो हम बहुत बात करते हैं, बट वहाँ पे क्या चल रहा है पश्तून? वहाँ देखिए, एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान आर्मी से बिल्कुल इनसे जंग करके बैठा है, और तालिबान जो अफगानिस्तान पश्तून एरियाज पर क्लेम करता है। तो आई थिंक ये बड़ा उचित मौका है कि उनके जो पश्तून एरियाज है वो अफगानिस्तान के पास वापस चले जाएं। यहाँ मैं भारत सरकार से एक बहुत ही एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान सरकार है उसको थोड़ा स्टेबलाइज करें। आप देखिए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बड़ी जंग चल रही है, और पाकिस्तान ये प्लान कर रहा है कि वो तालिबान के ऊपर ठोस कार्रवाई करे, अफगान तालिबान के ऊपर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि बलूची भी अपना सारा जो है पोषण वहीं से पा रहे हैं, हथियारों का, सेफ हेवंस का, और तहरीक तालिबान जो है TTP वो भी जो है सपोर्ट सिस्टम वहीं से पा रहा है। और ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी की जड़ें खोद रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी एक कुछ निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई अफगान तालिबान के ऊपर करेगी, और वो चाहेगी कि अफगानिस्तान के ऊपर वापस उनका पहले जैसा नियंत्रण हो जाए, फिर वो इंडिया के साथ जो है, ताकि वो इंडिया के साथ भी एक मजबूत और निर्णायक जंग लड़ सकें। तो वो ये करें, उससे पहले हमें चाहिए कि हम अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार है तालिबान की उसको थोड़ा मजबूत करें, और उसमें आपको कुछ करना नहीं है। देखिए, आपको उनको लड़ाई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली वहाँ मेन उनका मुद्दा है कि फूड शॉर्टेजेस फेस कर रहा है वो कंट्री, तो हमें ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है। अब 5,000 टन चावल गेहूं उनको भेज दें, ठीक है, तो और उससे होगा ये कि वहाँ पर फूड शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, वो सरकार स्टेबलाइज हो जाएगी। तो फिर वो जो है ये जो बाहरी जो दुश्मन है आपके, जो पाकिस्तान हो गया, इनका डट करके मुकाबला कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटेरियन एड हमेशा से हम देते रहे अफगानिस्तान को, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, और उसी कारण से हमारा एक अफगानिस्तान के अंदर जो छवि है भारत की, वो बहुत प्यारी और बहुत अच्छी छवि रही है। तो भारत को इस तरह से उनको मजबूत करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को वहाँ पर जवाब दे सकें अच्छे से। चलिए सर, बहुत अच्छा पूरा एनालिसिस था आपका, और आई होप कि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो सुनेंगे इस बार, और कुछ जो आपने कहा, चाहे अफ़गानिस्तान का फ्रंट हो, चाहे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, उन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।